हेलो एवरीवन, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, जिसमें कि हम लोग वीक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी संबंधित एग्जाम से है वह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और यह सेलेक्टिव वीडियो है जो कि क्वेश्चन को लिया गया है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा आगे आपके सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और यह हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो है यह आपको 5 जून से 11 जून के बीच के रहेंगे। इसमें आपको जो एग्ज़ाम स्पेशल कह सकते हैं वह क्वेश्चन ही शामिल किया गया है। और इसका आप लेवल देखना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहें, आगे आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें यह वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको डिटेल में बताया जा रहा है, जिससे क्या होगा आप लंबे समय तक इसको रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आप लोग इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या होगा और दोस्तों को भी इससे मदद मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स वीडियो को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का पदक तालिका में कौन सा यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो खेलो इंडिया जो कि यूनिवर्सिटी गेम्स अभी 2022 खत्म हुआ है, जिसमें पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। और यह खेलो इंडिया जो कि गेम्स है 2022 का ये 3rd एडिशन है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि खेलो इंडिया गेम्स का यह 3rd एडिशन है। और इसमें यह जो कि 2022 सेशन का है। और यह इसमें जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि इसमें टॉप पे रहा है। और यह आयोजन स्थल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह आयोजन स्थल जो कि उत्तर प्रदेश के 4 शहर में हुए हैं, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में। और साथ साथ ये नई दिल्ली में इसकी शूटिंग का जो कि आयोजन किया गया था। और इसके ड्यूरेशन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यह 25 मई के बीच से 3 जून के बीच में यह जो कि आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। और इसका शुभंकर जो कि जीतू है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि यह किसी भी पॉइंट को आपको एग्जाम पॉइंट में पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा भी बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक बने रहें। और आप लोग इस वीडियो को एक तरह से ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन सकते हैं, जिससे क्या होगा आप लोग को आसानी से करंट अफेयर्स लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि इसमें आपको आसान भाषा में बताया गया है। और यह जो कि सेल्फ नोट्स है उसके माध्यम से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो आप लोग को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसका PDF भी वैसे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो भारतीय भूविज्ञान जो कि सर्वेक्षण है महानिदेशक के रूप में जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। नाम याद रखें, जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद जो कि डॉक्टर S राजू के स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे। तो इससे पहले कौन थे? तो डॉक्टर S राजू इससे पहले जो कि पदभार में थे, और इनका जो कि स्थान ले रहे हैं जनार्दन प्रसाद। और ये भारत सरकार के जो कि खान मंत्रालय के अधीन यह कार्यरत एक संगठन है। तो यह आपसे पूछा भी जा सकता है, जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन यह जो कि कार्य करता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसी प्रकार से करंट अफेयर्स का नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा समय न देना पड़े और आपको आसानी से रिविजन हो जाए। तो आप लोग इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगला देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि है गॉडहाई एड्रियन के स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात के जो कि मौसम विज्ञानी कौन है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेड्रोस। नाम याद रखें फ्रेंड्स, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेड्रोस को 2023 से 2027 के 4 साल के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मेड्रोस को मौसम विभाग का जो कि अध्यक्ष चुना गया है। और यह जो कि कार्यकाल 2023 से 27 के बीच में रहेगा। भारत जो कि भारत मौसम विज्ञान के जो कि महानिदेशक मृत्युंजय पात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह भी आप नाम याद रख सकते हैं, जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि महानिदेशक कौन है? महामृत्युंजय जो कि महापात्रा है, उन्हें चुना गया है। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड ऑफ वर्क नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? और फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं और आप लोग रिवीजन भी बार बार करते रहे। तो हाल ही में जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO
हाल ही में कौन है संगठन जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क का जो कि 11वां संस्करण जारी किया गया है। 11वां संस्करण जारी किया गया। यह रिपोर्ट जो कि अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा की जो कि आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके माध्यम से 2023 के लिए अनुमानित जो कि वैश्विक बेरोजगारी दर पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर 5.3% पहुँचने की उम्मीद है। तो यह देखा जाए तो राहत की खबर है, जो आपके महामारी के स्तर से नीचे गिरकर यह 5.3 पहुँच गए। तो यह जो कि कौन शामिल किया गया, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा यह जारी किया गया। तो यह याद रखें आप लोग फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस तो प्रत्येक वर्ष जो कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह जो कि इस साल का थीम क्या है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो कि इस साल का थीम है। तो इसे ज़रूर आप लोग याद रखें, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और इनका उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। साथ साथ पर्यावरण दिवस सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है स्टैटिक के तौर पर, जो सबसे पहले पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया गया था। तो यह जो कि पर्यावरण दिवस सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। अगला देख लेते हैं, मणिपुर हिंसा जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। और अभी फ्रेंड्स यह हाल ही चर्चाओं में रहा है, तो यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। तो गृह मंत्रालय द्वारा मणिपुर हिंसा के लिए और इसके कारण और प्रसार के साथ साथ जो कि दंगे हुए हैं उसको जांच के लिए न्यायमूर्ति, नाम याद रखें फ्रेंड्स, न्यायमूर्ति अजय बंगा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। किसकी न्यायमूर्ति जो कि अध्यक्ष हैं, अजय लांबा की जो कि अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय जो कि न्यायिक आयोग को गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 माह का समय दिया है। इनको जो कि इनकी अध्यक्षता में जो भी शामिल हैं, इनको यह 6 महीने का समय दिया गया है, जो इसके अंदर इनको यह रिपोर्ट जारी करना है, जो किस प्रकार से क्यों हिंसा हुए, क्या रीजन है, यह सभी जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यह जो कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए अध्यक्षता जो कि न्यायमूर्ति अजय लांबा की दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जो कि रैंकिंग जारी किया गया है, उसके अनुसार भारत का सबसे संस्थान कौन सा है। तो यह जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत के जो कि सर्वश्रेष्ठ संस्थान है की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो कि मद्रास को शामिल किया गया है, जिसमें IIT मद्रास ने पहला स्थान लिया है। सूची में दूसरा स्थान बेंगलुरु तथा तीसरा स्थान कौन है, IIT दिल्ली को दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, पहला कौन सा है, IIT मद्रास, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा जो कि IIT दिल्ली को दिया गया है। यह हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला रैंकिंग है। अगला देख लेते हैं, एंटवर्प में फ्लेंडर्स कप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है। एंटवर्प में जो कि फ्लेंडर्स कप हुए हैं, उसकी जो कि भारतीय खिलाड़ी ने किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो नाम याद रखें फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो कि अमलान बोर्गोहेन ने बेल्जियम के जो कि एंटर फ्लेंड्स कप हुए थे, जिसमें एथलीट्स दौड़ में पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, यह जो कि एथलीट्स हैं और इन्होंने 2023 में फ्लेंडर्स कप हुए हैं उसमें 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अमलान बोर्गोहेन, आप नाम याद रखें फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं, हाल ही में अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है। तो यह कहाँ इससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कि यह दिग्गज हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है। ये कौन है, तो दिग्गज जो कि हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। इनका संबंध महाराष्ट्र है। इन्हें वर्ष 1999 में पद्मश्री पुरस्कार व वर्ष 2009 में महाराष्ट्र भूषण से नवाजा गया है। और यह महाराष्ट्र का जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, जो इन्हें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया है। तो महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और याद रखें, इन्हें वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ज़रूर इसे आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही में अभिनेता गुम्फी पटेल का जो कि निधन हो गया, यह भी अभी चर्चाओं में रहा है। तो यह भी जो कि आप देख सकते हैं, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये और यह एक प्रकार से देखा जाए तो अभिनेता यह के तौर पे काम किया था। तो इनका जो कि अभी हाल ही में निधन हो गया। तो यह भी इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, जो किससे संबंधित है। अगला देख लेते हैं, प्रकृति के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की विश्व विरासत संरक्षण जो कि कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अभी जो कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अभी विश्व संरक्षण जो कि कांग्रेस की मेजबानी
देश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यह प्रकृति के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ जो कि IUCN है, उसकी 2025 तक विश्व प्राकृतिक संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो UAE द्वारा किया जाएगा। किसकी मेजबानी? तो यह जो कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी UAE द्वारा किया जाएगा। और यह जो कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए समर्पित एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और यह प्रत्येक 4 वर्ष में यह अपना बैठक करते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है जिसके ड्यूरेशन क्या है। तो यह हर साल 4 साल में इसकी अध्यक्षता होते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखें। प्रकृति के संरक्षण अभी जो कि मेजबानी कर रहा है कौन? UAE के द्वारा। अगला देख लेते हैं। इंटर ब्रांड की जो कि बेस्ट इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर आप लोग इसे नोट करके रख सकते हैं। तो वैश्विक जो कि ब्रांड कंसल्टेंसी कौन है? तो इंटर ब्रांड के अनुसार प्रौद्योगिकी दिग्गज जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कि 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में 1.0 लाख करोड़, आप देख सकते हैं 1.0 लाख करोड़ के ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष पे है TCS, आप याद रखें। इसी में जो कि रिलायंस इंडस्ट्री दूसरे स्थान पे है, और तीसरा जो कि IT कंपनी इन्फोसिस इसमें तीसरे स्थान पे है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इसमें बेस्ट आपको 1 2 3 याद रखना है। तो पहले स्थान पे कौन है? TCS, दूसरे पे कौन से है? तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, और तीसरे पे कौन सा है? इन्फोसिस। आप याद रखें इस क्रम को। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा गगन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपसे पूछा जा रहा है जो ये गगन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा गगन जो कि विमानन क्षेत्र से संबंधित है, और गगन जो कि GPS एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन जो कि इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं है। और यह जो एक प्रकार से एक सैटेलाइट्स आधारित जो कि ऑगमेशन सिस्टम है, जो नागरिक को और उड्डयन मंत्री जो कि आवश्यक अखंडता दो सटीकता के साथ यह जो सैटेलाइट सिस्टम है, और यह एक प्रकार से सेवाएं प्रदान करती है। तो यह जो कि आपका विमानन क्षेत्र से संबंधित है, यह याद रखें। और यह एक प्रकार से सैटेलाइट की तरह यह काम करता है। तो यह आप गगन याद रखिए। गगन का जो कि फुल फॉर्म आप याद रखिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो कि इसका फुल फॉर्म है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत में कहाँ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो कि यूनिवर्सल पोस्टल अभियान के थ्रू क्षेत्रीय कार्यालय की मंजूरी दिया गया है। तो यह कहाँ दिया गया है? तो नई दिल्ली। आप लोग याद रखें, यह क्षेत्र विकास सहयोग जो कि ITB, यह क्षेत्र विकास आयोग ITB स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी पोस्टल द्वारा समझौता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। और यह जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष प्रकार से एजेंसी है जो विश्वव्यापी डाक प्रणाली सदस्य और केंद्र बीच जो कि एजेंसी है उसको विश्वविद्यालय सदस्य देशों के बीच में डाक नीति निर्धारित करता है। तो ये आप लोग याद रखें, जिसकी अभी बैठक कहाँ हुआ था और स्थापना नई दिल्ली में किया गया है। अगला देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? और यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो फ्रेंड्स। और MPPSC जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, MP से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को, और आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी पूछा जा सकता है। तो यह जो कि यूनेस्को विश्व विरासत जो कि स्थल है मध्य प्रदेश, कौन सा है? तो जिले जो कि रायसेन में स्थित सांची जल्दी मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सांची जो कि सबसे सौर शहर बनने वाला है। ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो कि विभाग के प्रमुख सचिव कौन है? सचिव जो कि दुबे ने बताया है कि सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम पूरा हो चुका है, और यह यूनेस्को द्वारा इन्हें 1986 में शामिल किया गया था। तो यह आप लोग इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं स्टैटिक के तौर पे। बाकी आप यह याद रखें जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? तो ये सांची को जो कि सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? और यह देखा जाए तो VVI आप इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। तो नेपाल के जो कि प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे के दौरान भारत और नेपाल के बीच 7 समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। कितना समझौता? तो ये 7 समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान भारत और नेपाल के बीच सीमा पर पेट्रोलियम पाइपलाइन के विस्तार, एकीकृत जाँच चौकियाँ के विकास और पन जो कि बिजली सहयोग बढ़ाने के लिए जो कि क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप लोग याद रखें 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही बिहार के जो कि यह भी इम्पोर्टेंट है, तो बिहार के जो कि बथनाहा, कौन सा है? बिहार के बथनाहा से नेपाल तक कस्टम जो कि यार्ड के लिए एक मालवाहक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई है। तो यह BPSC एग्जाम से भी संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है। तो साथ ही यह बिहार के जो कि बथनाहा से आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं।
सूरीनाम का जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है और आई होप आप लोग जरूर इस वर्ड को अभी सुना होगा हाल ही में। तो ये सूरीनाम के जो कि 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। कौन सा नाम है? तो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह पहली भारतीय है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह देखा जाए तो यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थित एक देश है। यह कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में एक स्थित एक देश है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद जो कि नदी विवाद किन 2 देशों के मध्य है? और यह आई होप यह भी आप इम्पोर्टेंट के तौर पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह भी दूसरी बार देखा जाए तो यह विवाद स्टार्ट हुआ है। तो यह जो कि हेलमंद, नाम याद रखें, हेलमंद नदी विवाद जो कि अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो यह अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित है। हेलमंद नदी के पानी के बंटवारे को लेकर ईरान और अफगानिस्तान के बीच विवाद गहराता जा रहा है। कौन सा है? तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच जो कि विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर 27-28 मई को अभी हाल ही में जो कि सीमाओं पर गोलीबारी हुई है। तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर से नोट करके रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा नोवा कखोवका बांध किस देश में स्थित है? नोवा कखोवा बांध जो कि है वह किस देश में स्थित है? तो यह जो कि नोवा कखोवा बांध यूक्रेन में स्थित है। तो यह याद रखें पहले तो यह पॉइंट्स यहीं से। तो यह जो कि यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन ने मंगलवार को रूसी सेना पे दक्षिणी यूक्रेन जो कि बड़े नोवे कखोवा जो कि बांध को उड़ाने का आरोप लगाया है। यह इन्होंने जो कि रूस पे इन्होंने आरोप लगाया है, जो इन्होंने बांध उड़ाया है, जिसके बाद यूक्रेन में महाप्रलय आने का खतरा मंडरा रहा है। यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जिसके बाद यूक्रेन पे महाप्रलय का खतरा मंडरा रहा है। नोवा कखोवा का जो कि बांध है, इस जो कि यह सबसे बड़ी नदी है और नीपर नदी पे बनी है। यह किस नदी पे बनी है? तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो यह नीपर नदी पे बनी हुई है। और आप लोग याद रखें यह जो कि यह नोवा कखोवा बांध जो कि यूक्रेन में स्थित है। अगला देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के संबंध किससे हैं? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है। अमृत धरोहर की योजना का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है। वेटलैंड आप कह सकते हैं। तो वेटलैंड जो कि संरक्षण है उससे संबंधित है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे अमृत धरोहर योजना। अगला देख लेते हैं। बहुपक्षीय नौसेना जो कि अभ्यास है कमांडो ने बहुपक्षीय जो कि नौसेना अभ्यास कमांडो में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया है? यह इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कि इंडोनेशिया में 4 दिवसीय बहुपक्षीय जो कि नौसेना अभ्यास और जो कि इंटरनेशनल जो कि फ्लीट रिव्यू के 4थे संस्करण में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुरा, नाम याद रखें फ्रेंड्स, INS सतपुरा जो कि इंडोनेशिया मकासर पहुंचा है। इंडोनेशिया के मकासर पहुंचा है INS सतपुरा, जो कि अभी इंडोनेशिया के 4 दिवसीय बहुपक्षीय नौसेना में शामिल हुआ है। और यह अभ्यास क्या है? कमांडो नाम है। थीम क्या है? साझेदारी से उबरने और मजबूत होने के लिए साझेदारी। साझेदारी से उबरने और मजबूत होने के लिए साझेदारी इंडोनेशिया द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो है। इंडोनेशिया द्वारा आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो है। आप लोग याद रखें इस पॉइंट को। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा वेनेजुएला की तालेवेरा जो कि खान है वो किससे संबंधित है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर इसे VVI करके नोट कर सकते हैं। तो जो कि तालेवेरा खान है वेनेजुएला की, वह जो कि बोलीवर जो कि राज्य में स्थित प्रमुख सोने की खान है। यह किस प्रकार की खान है? तो यह सोने की खान है। और यह हाल ही में जो कि दक्षिणी वेनेजुएला में तालेवेरा जो कि खान के कारण ही यह जो कि इसकी वजह से धाराशाही हो गई, जिसमें क्या है कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। और यह जो कि वेनेजुएला के दक्षिण अमेरिकी जो कि महाद्वीप का एक देश है। यह कौन सा है? तो ये वेनेजुएला जो कि दक्षिणी अमेरिकी का एक महाद्वीपीय देश है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखें। और यह जो कि तालेवेरा जो कि खान है वह सोने की खान से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। रामगढ़ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? रामगढ़ महोत्सव पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो कि ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व से जुड़ी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य एवं स्वीकृति मंत्री अमरजीत भगत द्वारा किया गया है। तो आप लोग से यह पॉइंट याद है। तो यह जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में यह किया जा रहा है। और इसके जो कि अनावरण भी पूछा जा सकता है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो कि
खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत द्वारा किया गया है। यह जो कि महाकवि कालिदास की अद्भुत रचना मेघदूत की याद जो कि रचना असली है और इस प्राचीन स्थल के महत्व को उल्लेखित और जो कि सभ्यता को आनंद लेने के लिए रामगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट है, रामगढ़ महोत्सव जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में लेवेंडर उत्सव प्रारंभ हुआ है। लेवेंडर उत्सव आप देख सकते हैं, यह जो कि उत्सव के तौर पे मनाया जाने लगा। तो हाल ही में जो कि केंद्रीय मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवातु, याद रखें फ्रेंड्स नाम, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवातु घाटी में लेवेंडर उत्सव का शुभारंभ किया है। यह जो कि लेवेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया है। इस उत्सव का जो कि उद्देश्य लेवेंडर की खेती का महत्व है। यह जो कि उत्सव स्टार्ट करने का पर्पस क्या है, तो यह जो कि लेवेंडर की खेती का महत्व बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं, ISSF जूनियर जो कि वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह स्पोर्ट्स सेक्शन से संबंधित है। तो ISSF जो कि जूनियर वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो यह जो कि जर्मनी में किया जा रहा है। तो जर्मनी के जो कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत जो कि राइफल, पिस्टल, शॉटगन के ओलंपिक और गैर जो कि ओलंपिक दोनों इवेंट इसमें शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यह जो कि जर्मनी में किया जा रहा है इसका इवेंट। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा कवच प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है। और अभी हाल ही में जो कि यह चर्चाओं में रहा है, क्योंकि आपको पता है जो कि अभी एक बहुत बड़ा रेल दुर्घटना हुआ है, तो यह इससे संबंधित है। तो यह जो कि कवच प्रणाली को जो कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड कवच प्रणाली के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिंग की जो कि कम्युनिकेशन के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह जो कि देखा जाए तो कवच प्रणाली को रिसर्च डिजाइन एंड जो कि स्टैंडर्ड जो कि कवच प्रणाली द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो का कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ कुछ आपको स्टैटिक बुक याद रखने चाहिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। जिसमें कि इंपॉर्टेंट बुक में देखा जाए तो इंडिपेंडेंट जो कि मोतीलाल नेहरू की बुक है। किसकी बुक है, तो यह जो कि मोतीलाल नेहरू की बुक है। काल जो है वह जो कि पैराजेब की पुस्तक है। और अभ्युदय जो कि लीडर हिंदुस्तान, यह देखा जाए तो अभ्युदय नाम याद रखें, और लीडर या तो हिंदुस्तान, ये तीन देखा जाए तो यह जो कि मदन मोहन मालवीय की पुस्तक है। साथ में जो कि नेशनल किसकी पुस्तक है, तो नेशनल गोपाल कृष्ण गोखले की जो कि यह पुस्तक है। तो आप लोग इसे याद रखें। अगला देख लेते हैं, 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो अभी हाल ही में इसका समापन हुआ और इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो एशियन अंडर 20 जो कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुआ है, इसमें 2023 के एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन येचे वोन, नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो येचे वोन जो कि साउथ कोरिया में 4 से 7 जून के बीच में किया गया था। यह जो कि साउथ कोरिया में येचे वोन जो कि नामक जगह है, उस वहाँ पे 4 से 7 जून के बीच में किया गया है। अंडर 20 जो कि एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह जो कि 20वां संस्करण, ये कौन सा संस्करण है फ्रेंड्स, तो ये 20वां संस्करण है। जिसमें रैंकिंग में देखा जाए तो जापान टॉप पे है, जिसमें 23 पदक जीते हैं। चाइना जो कि दूसरा स्थान पे 19 पदक जीते हैं, और भारत जो कि थर्ड स्थान जिसमें कि 19 पदक के साथ यह भी कायम है। देखा जाए तो इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है जिसमें स्वर्ण पदक कितने हैं, तो 6 गोल्ड इसमें शामिल है 19 में। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि एशियन 20 एथलेटिक्स का गेम का आयोजन जो कि साउथ कोरिया में किया गया है। अगला देख लेते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 का थीम क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी इसका मनाया गया है। तो यह हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि हर साल 7 जून को मनाया जाता है। 2023 का जो कि थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ, जो कि ये थीम क्या है, तो फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइफ जो कि इसका थीम है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, विश्व खाद्य जो कि सुरक्षा दिवस का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित जो कि बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य प्रणाली को बदलना इसका उद्देश्य है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। तो यह जो कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य प्रणाली को बदलना इसका उद्देश्य है। यह हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला देख लेते हैं, अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर नाम याद रखें। तो उत्तर प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पे उनके जीवन पर आधारित जो कि पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ का विमोचन किया गया है। तो यह जो कि आदित्यनाथ योगी के जो कि जन्मदिन के अवसर पे यह किया गया है। तो यह भी आप इम्पोर्टेंट रखें। तो आदित्यनाथ का जो कि विमोचन लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने किया।
यह जो कि लोक निर्माण मंत्री कौन है, जितिन प्रसाद द्वारा किया गया है। यह पुस्तक शांतनु जो कि गुप्ता द्वारा लिखा गया है। तो आपको राइटर पूछा जाएगा तो यह शांतनु गुप्ता द्वारा लिखा गया है। साथ में इसका विमोचन जो कि लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का संबंध किस सागर से है, और यह इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो बिपरजॉय जो कि मौसम विभाग ने अरब सागर में जो कि बन रहे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह जो कि चक्रवाती तूफान है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इसमें मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय को भारत के पश्चिमी तट से टकराया गया है। इसमें बिपरजॉय जो कि नामक बांग्लादेश द्वारा यह दिया गया है। बिपरजॉय जो कि नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है, तो ये बंगाली भाषा में आपदा जो कि इसका अर्थ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है। तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत का जो कि जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को घटा दिया है। देखा जाए तो यह इन्होंने दूसरी बार इन्होंने प्रकाशित किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो कि जीडीपी वृद्धि दर घटाकर 6.3% कर दिया है। इससे पहले इन्होंने 6.6% जारी किया था, जिसमें देखा जाए तो 0.3% की कटौती की गई है। साथ साथ जो कि इम्पोर्टेंट यह भी आप याद रखें, यह होता क्या है, तो ये जो कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसमें जीडीपी का विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। तो ये आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखें। इसमें देखा जाए तो 0.3% की कटौती किया गया है, फिर जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 6.3% कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय जो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा भारत और किस देश के बीच में प्रारंभ की गई है। तो यह जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में प्रारंभ की गई है। तो यह आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। देखा जाए तो चेन्नई और श्रीलंका के बीच जो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो कि MV एक्सप्रेस को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। और ये जो कि सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इन्होंने जो कि यह हरी झंडी दिखाई गया है। इस क्रूज सेवा का जो कि मुख्य उद्देश्य है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना। तो आप लोग यह डायरेक्टली याद रखें। जो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा जो कि भारत और किस देश के बीच प्रारंभ की गई, तो ये श्रीलंका के बीच प्रारंभ की गई, चेन्नई से श्रीलंका। और यह जो कि पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए यह किया जा रहा है। और इसका जो कि हरी झंडी जो कि सर्बानंद सोनोवाल द्वारा दिखाया गया है। अगला देख लेते हैं। कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो कर्नल सुचिता शेखर, नाम याद रखें। कर्नल सुचिता शेखर जो कि कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। यह कौन है, तो कर्नल सुचिता शेखर जो कि कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। कम्युनिकेशन जोन जो कि मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन पूरी तरह से संचालित उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। यह आप लोग को यह थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो यह एक प्रकार से कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन पूरी तरह से संचालित किसका है, उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। और जिसका जो कि अभी कमान संभाले गया है जो कि कर्नल सुचिता शेखर को। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा अनुप्रिया यादव का संबंध किस खेल से है। अनुप्रिया यादव आप लोग याद रखें, तो यह उत्तर प्रदेश की जो कि नैनी की रहने वाली है अनुप्रिया यादव। और इन्होंने शतरंज में जो कि नंबर 1 रैंक बनाया है। नाम क्या है, नैनी की रहने वाली अनुप्रिया यादव जो कि शतरंज में नंबर 1 बन गई है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जून महीने की जो कि रैंकिंग जारी की गई है। इसमें विश्व रेटिंग के साथ अंडर 7 जो कि बालिका वर्ग में अनुप्रिया का पहला स्थान मिला है। अनुप्रिया को जो कि अंडर 7 के अंदर देखा जाए तो पहला स्थान मिला है। इसमें फ्रांस की जो कि बुनी दूसरे व बांग्लादेश की वरिष्ठा हैदर को विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला है। तो पहला स्थान जो कि इंडिया का है, दूसरा स्थान फ्रांस का और तीसरा स्थान बांग्लादेश का इसमें रहा है। अगला देख लेते हैं। हाल ही अंतर्राष्ट्रीय साहित्य जो कि सेतु सम्मान किसे मिला है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान 2023 किसे मिला है, यह इंपॉर्टेंट है। तो लंदन के जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में अंतर्राष्ट्रीय जो कि साहित्य सेतु सम्मान 2023 से मध्य प्रदेश की जो कि हेमलता शर्मा भोली बहन को प्रदान किया गया है। तो यह किसको किया है, तो साहित्य सेतु सम्मान जो कि मध्य प्रदेश की हेमलता शर्मा भोली बहन को प्रदान किया गया है। यह सम्मान जो कि भोली बहन को उनके हिंदी और मालवी जो कि संस्कृति और साहित्य के लिए विकास के लिए
कदम उठाने के क्रम में दिया गया है। आप लोग याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सेतु सम्मान मध्य प्रदेश के हेमलता शर्मा को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया गया है। तो अभी जो कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा पहली जो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है, और यह रिपोर्ट जो कि पर्यावरण स्थिरता की दिशा में की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख करती है। तो आप लोग याद रखें, यह जो कि NHAI द्वारा जारी किया गया है। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा स्रोतों के अपनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए NHAI ने अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम करना जारी रखा है। तो आप देख सकते हैं, यह अप्रत्यक्ष उत्सर्जन के कम करने की दिशा में इन्होंने काम किया है। और अभी जो कि रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि जारी किया गया है वह NHAI द्वारा जारी किया गया है। आप लोग इतना याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। और यह अभी हाल ही में हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है देखा जाए तो अभी हाल ही में जो कि नाम याद रखें फ्रेंड्स, अल्जीरिया, गुयाना गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया को जो कि 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह जो कि 4 देश याद रखें, अल्जीरिया, गुयाना गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया को जो कि 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र जो कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसी के साथ देखा जाए तो सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 2 जो कि 2 वर्ष के वार्षिक कार्यकाल के लिए जो कि 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी 4 देश को शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा आमचंग जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। आमचंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम में स्थित है। यह डायरेक्टली आप याद रखें, आमचंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में स्थित है। हाल ही में यहाँ पे भारतीय सेना ने आमचंग वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जो कि इकोसिस्टम तैयार किया है। मानव जो कि हाथी होते हैं उसके प्रति इकोसिस्टम तैयार किया गया है। अभ्यारण्य में हाथियों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए सैन्य सेक्शन के क्षेत्र में सेना ने तालाब बनाए हैं। मतलब हाथी के प्रति देखा जाए तो इन्होंने अलग सेक्शन के क्षेत्र पे सेना के द्वारा तालाब बनाए गए हैं, और यह जो कि असम राज्य से संबंधित है, आमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। और फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इसे VVI करके नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। तो यह जो कि संयुक्त राष्ट्र जो कि सदस्य देशों के त्रिनाद, नाम याद रखें, संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के त्रिनाद और टोबैगो के अनुभवी, नाम याद रखें, त्रिनाद और टोबैगो के जो कि अनुभवी राजनीतिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो कि 78वें सत्र के रूप में चुना गया है। 78वें सत्र के रूप में इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। क्या नाम है, डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि संगठन है जो कि मुख्य नीति निर्माण का अंग है, मुख्य नीति या निर्माण है जो कि इसका एक प्रकार से अंग है। अगला देख लेते हैं, नाटो देश की जो कि एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा एयर डिफेंडर का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो नाटो देश के द्वारा जो कि एयरफोर्स से संबंधित है, और यह जो कि एयर डिफेंडर का आयोजन किस देश में किया जा रहा है नाटो के द्वारा। तो नाटो द्वारा जो कि एयरफोर्स तो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास एयर जो कि फिर डिफेंडर का आयोजन जर्मनी में किया जाएगा। तो यह कहाँ किया जाएगा, तो यह जर्मनी में किया जाएगा, जिसमें वायु क्षेत्र में जर्मनी में जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें यह देखा जाए तो सबसे बड़ा अभी तक का जो कि एयर डिफेंडर नाटो अभ्यास है। अगला देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक क्वाड्रन। इस अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च महियर, नाम याद रखें, महियर जो कि लॉन्च किया है। इस मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मिशन ऑन एडवांस एंड इम्पैक्ट रिसर्च, तो यह देखा जाए तो हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड जो कि हाई इम्पैक्ट रिसर्च महियर जो कि लॉन्च किया है। इस मिशन का संबंध विद्युत क्षेत्र से है। तो इसका जो कि संबंध किस क्षेत्र से है, तो विद्युत क्षेत्र से है, जिसमें इसका प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य आप लोग याद रखें, उद्देश्य में क्या है, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से भारतीय मूल स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया पायलट जो कि परियोजना है, और उसके जो कि व्यवसायीकरण की सुविधा के लिए समर्थन करना इसका उद्देश्य है। तो यह मिशन जो कि ऑन एडवांस हाई जो कि इम्पैक्ट रिसर्च महियर द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मिशन का संबंध किससे है, तो विद्युत क्षेत्र से है। और इसका जो कि उद्देश्य आपसे पूछा जाएगा, तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विशेष रूप से भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित करने का पायलट परियोजना और उसके व्यवसायी की सुविधा के लिए समर्थन करना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं, अभ्यास एकता और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। एकता,
तो यह है जो कि अभ्यास एकता का आयोजन भारत और मालदीव देश के मध्य आयोजित किया जाता है। यह किसके बीच में? भारत और मालदीव देश के बीच में आयोजित किया जाता है। अभ्यास एकता जो कि 6वें संस्करण का आयोजन 5 जून से 3 जुलाई के मध्य मालदीव में किया जा रहा है। 5 जून से 3 जुलाई के मध्य जो कि मालदीव में किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल में भाग लेंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह जो कि अभी 5 जून से 3 जुलाई के बीच में मालदीव में यह अभ्यास किया जाएगा, एकता अभ्यास। और इसका उद्देश्य क्या है? ड्राइविंग और जो कि स्पेशल ऑपरेशन में इंटर ऑपरेटिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आप लोग याद रखें, एकता जो कि अभ्यास है वह जो कि भारत और मालदीव के बीच में किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, केप फोन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? केप फोन परियोजना, और यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह देखा जाए तो पहला राज्य है। तो केरल के जो कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल में केप फोन जो कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, याद रखें केप फोन का फुल फॉर्म केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे केरल राज्य में घरों, वाणिज्यिक संस्थानों और सरकारी कार्यालय में हाई स्पीड इंटरनेट जो कि कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और भारत में देखा जाए तो भारत में केरल अब पहला राज्य बन गया है जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा मौजूद है। तो केरल राज्य ऐसा राज्य है जो कि भारत का पहला राज्य है जिसके पास खुद का इंटरनेट सेवा मौजूद है। तो यह जिसके द्वारा यह केप फोन परियोजना स्टार्टअप किया गया है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। अगला देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कि वित्त समेशन डैशबोर्ड का संबंध किस से है? तो यह देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समावेश डैशबोर्ड, तो आरबीआई गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास ने अंतर्राष्ट्रीय जो कि दृष्टि से नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यह डैशबोर्ड जो कि आज के मापदंडों को जांच करने के वित्तीय समावेश को प्रगति, आकलन और निगरानी करने के लिए खास एक इनपुट्स देगा। तो यह जो कि आरबीआई द्वारा जो कि संबंध दिया गया है, और यह जो कि गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है, शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर। अगला देख लेते हैं, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डच जो कि विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान कौन है? स्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट है। तो जो कि भारतीय मूल की वैज्ञानिक कौन है? जॉर्जिया गुप्ता, नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो भारतीय मूल की जो कि वैज्ञानिक जॉर्जिया गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो स्पिनोजा सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जॉर्जिया गुप्ता के उत्कृष्ट, अग्रणी और प्रेरक जो कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डच जो कि अकादमिक क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देखा जाए तो डच में जो कि अकादमिक जो कि क्षेत्र है उसमें यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को डच में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डच में जो कि इन्हें नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, सावित्री पंप जो कि स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सावित्री पंप स्टोरेज योजना, तो ये जो अभी हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड ने राज्य में जो कि 7350 मेगावाट क्षमता वाली 4-5 स्टोरेज भूमि परियोजना की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो कि महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं, और यह जो कि एनएचपीसी जो कि लिमिटेड ने यह हस्ताक्षर किया है। इसमें जो कि एमओयू में कुल 7350 मेगावाट की 4 जो कि स्टोरेज परियोजना के लिए विकास के लिए समझौता हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट याद रखें, यह जो कि एनएचपीसी द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो कि अनावरण किया गया है। इस परिणाम स्वरूप बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पर रहा, उसके बाद पंजाब और उसके बाद तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा खाद्य सुरक्षा संरक्षण में जो कि बड़े राज्यों में केरल प्रथम स्थान पे है, दूसरे पे पंजाब, तीसरे पे तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करेंगे तो इसमें आपको छोटे राज्यों में देखा जाए तो गोवा प्रथम में है और मणिपुर दूसरे स्थान पे है। साथ साथ आपको केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो आपको जम्मू कश्मीर जो कि प्रथम है और दिल्ली दूसरे स्थान पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर इससे एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो खाद्य सुरक्षा जो कि सूचकांक है वो किसके द्वारा? तो FSSAI द्वारा जारी किया जाता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा। इसमें जो कि अभी 5वें जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा इसका अनावरण किया गया डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। अगला देख लेते हैं, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो नंद बाबा जो कि दुग्ध मिशन जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ये राज्य को
राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की जो कि लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया है। तो यह जो कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के जो कि 5 जनपदों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन गठित किए जाने का इसका योजना है, नंद बाबा दुग्ध परियोजना। अगला देख लेते हैं, अंतरिक्ष यान जो कि मिशन संचालक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो अंतरिक्ष यान मिशन संचालक SMOPS सोम्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो अंतरिक्ष यान मिशन जो कि संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सोम्स का आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा इतालवी, नाम याद रखें, इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के सहयोग से 8 से 9 जून को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। तो यह जो कि अंतरिक्ष यान मिशन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कि सम्मेलन का इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के माध्यम से 8 से 9 जून के बीच में जो कि बेंगलुरु में किया गया है। अगला देख लेते हैं। इस साथ साथ फ्रेंड्स इसका आपको थीम याद रखना है। तो इसका थीम क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन स्पेस मिशन ऑपरेशन एंड जो कि ग्राउंड सेगमेंट इसका जो कि थीम है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन का। अगला देख लेते हैं, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस जो कि हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका जो कि मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और महत्व के बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। विश्व महासागर दिवस की थीम जो कि प्लेनेट ओशियन द टाइटन्स ऑफ चेंजिंग जो कि इसका थीम है। प्लेनेट ओशियन द टाइटन्स ऑफ चेंजिंग जो कि विश्व महासागर दिवस का थीम है। इसे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, न्यूनतम मजदूरी मिल MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि MSP की सिफारिश कृषि लागत एवं कृषि आयोग CACP द्वारा की जाती है। यह जो कि कृषि लागत एवं जो कि मूल्य है वह CACP द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। 23-24 के लिए खरीफ फसलों में इन्होंने क्या किया है, न्यूनतम मजदूरी मूल्य में वृद्धि का जो कि मंजूरी किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकारी किसान से फसल खरीदती है और यह किसानों को उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक देती है, 1.5 गुना कम से कम अधिक देती है। यह भारत सरकार के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का एक प्रकार से संलग्न कार्यालय है। यह भारत और सरकार मंत्री का जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। MSP आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड तो 27 साल बाद देखा जाए तो मिस वर्ल्ड जो कि 2023 का आयोजन भारत में होगा। भारत ने आखिरी बार 1996 में जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी किया था। मिस वर्ल्ड जो कि प्रतिस्पर्धा 71वां जो कि संस्करण इस साल नवंबर में आयोजित किया जाने का उम्मीद है। और यह जो कि 2022 में प्रतियोगिता हुआ था उसमें सेनु जुआन जो कि प्लेटो खिताब पोलैंड देश जो कि कारोजिया बिलस्क्वा द्वारा जीता गया है। और आपको लास्ट यदि देखा जाए तो भारत की तरफ से तो भारतीय जो कि मानुषी छिल्लर द्वारा 2017 में यह खिताब जीता गया था। और भारत अभी तक जो कि 6 बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीत चुका है। तो आप लोग यह भी याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य सरकार का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो अभी राजीव सिन्हा को हाल ही में जो कि पश्चिम बंगाल का राज्य चुनाव आयुक्त जो कि नियुक्त किया गया है। आप लोग याद रखें, राजीव सिन्हा को पश्चिम बंगाल का जो कि चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो कि महंगा शहर कौन सा है जो कि आया है रैंकिंग में। तो ECA जो कि इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में के अनुसार न्यूयॉर्क शहर जो कि दुनिया के सबसे महंगा शहर है। तो न्यूयॉर्क जो कि शहर है दुनिया का सबसे महंगा शहर है। रैंकिंग में दूसरे स्थान पर हांगकांग और तीसरे स्थान पर जिनेवा शहर को शामिल किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर याद रखें। जो सबसे महंगा शहर जो कि कौन सा है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो जो कि न्यूयॉर्क शहर सबसे महंगा शहर है। साथ में दूसरे स्थान पे हांगकांग, तीसरे स्थान पे जिनेवा शहर। और जारी करने वाला कौन सा है, तो यह इकोनॉमिस्ट जो कि इंटेलिजेंस यूनिट यह जो कि जारी किया जाता है रैंकिंग। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चाओं में रहा किला उला जो कि ज्वालामुखी है वो कहाँ है। किला उला जो कि ज्वालामुखी कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो हाल ही में चर्चाओं में रहा किला उला ज्वालामुखी जो कि अमेरिका के हवाई राज्य में है। यह कहाँ है, तो अमेरिका के हवाई राज्य में है। और हाल ही में इन्हें जो कि किला उला जो कि ज्वालामुखी है उसमें 3 महीने के अंदर देखा जाए तो दूसरा विस्फोट हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखें। और एक प्रकार से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में एग्रीकल्चर मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। हाल ही में एग्री प्राइम जो कि मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो जो कि भारत की जो कि जनरेशन की एक नई जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम
जो कि मिसाइल द्वीप है उस पर सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि जो कि प्राइम परीक्षण मिसाइल है एक प्रकार से, अग्नि जो कि प्राइम मिसाइल जो कि अग्नि सीरीज का एक प्रकार से मिसाइल है। यह जो कि सतह से सतह मार करने वाला न्यूक्लियर जो कि कैंपेल मिसाइल है। अग्नि सीरीज जो कि ये सबसे छोटे एक तरह से देखा जाए तो हल्की मिसाइल है। इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी आपको आसानी से सुविधा होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो यह अग्नि प्राइम मिसाइल, यह जो कि अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे इसका सफल परीक्षण किया गया है और यह जो कि सतह से सतह मार करने वाला न्यूक्लियर जो कि मिसाइल है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। साथ में क्या है, युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो युगांडा में जो कि अभी भारतीय उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया है, जिसमें आपको नाम याद रखें, उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में भारत का जो कि अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उपेंद्र सिंह रावत को जो कि युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और यह जो कि अभी वर्तमान में पनामा में भारत के राजदूत हैं। युगांडा राज्य जो कि एक प्रकार से पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। यह कहाँ पे है? तो यह जो कि युगांडा जो कि पूर्वी अफ्रीका में एक देश है और यह एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी तरह से स्थलरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। तो आप लोग जरूर इसे मैप पे आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को जो कि यूनेस्को जो कि मिचेल बेटिस्ट अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा मिचेल जो कि बेटिस्ट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो ये जगदीश बाकन को जो कि बायो स्क्रिप्ट रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को जो कि मिचेल बेटिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नाम याद रखें, जगदीश बाकन को यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार प्रभावी बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए दिया गया है। जगदीश बाकन पहले भारतीय है जिन्हें यूनेस्को जो कि माइकल बेटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। जगदीश बाकन, यह पुरस्कार हर साल 2 साल में मनाया जाने वाला एक अवार्ड शो है। अगला देख लेते हैं। प्रथम जो कि वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो अभी हाल ही चर्चा में रहा था। तो ये जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक ने बुधवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि प्रथम शिखर सम्मेलन की घोषणा की है। ये जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक ने बुधवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि प्रथम शिखर सम्मेलन की मेजबानी का जो कि घोषणा किया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि ब्रिटेन बुद्धिमत्ता पर दुनिया का पहला जो कि शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह कहाँ किया जाएगा? तो ब्रिटेन में किया जाएगा। जॉन मैकार्थर को AI का जो कि जनक माना जाता है। तो यह आपसे स्टैटिक के तौर पे भी पूछा जा सकता है, जो AI का जो जनक किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थर को माना जाता है। अगला देख लेते हैं। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना जो कि कहाँ की जाएगी? बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर, तो अभी जो कि बिम्स्टेक एनर्जी जो कि भारत के इस वर्ष के अंत तक जो कि सेंटर बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग के रूप में कार्य करेगा। इसका सदस्य कितना है? 6 साल। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल में की जाएगी। तो यह बिम्स्टेक ऊर्जा सहयोग जो कि भारत के अंतिम वर्ष के अंदर देखा जाए तो यह पश्चिम बंगाल में यह किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में पहली समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली समुद्री अभ्यास जो कि ओमान की खाड़ी में किया जा रहा है। यह देखा जाए तो एक प्रकार से समुद्री अभ्यास है और यह INS तारकस, नाम याद रखें। अभ्यास में INS तारकस जो कि फ्रांसीसी जहाज सरकोक और इंटीग्रेटेड जो कि हेलीकॉप्टर फ्रांस का है, कौन है? राफेल विमान संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना समुद्री गश्ती में भाग ले रहे हैं। तो भारत की तरफ से INS तारकस इसमें शामिल किया जा रहा है और यह जो कि ओमान की खाड़ी में यह अभी इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आगे आपको जो कि आपके यह 1 वीक के जो कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे डिटेल में पढ़ने के लिए, वो हमने आपको ऊपर के सेक्शन में आपको बता दिया है। साथ में अब आपको जो कि एक सेगमेंट आपका है 1 लाइनर फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायरेक्टली आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके नाम याद रखें क्योंकि 1 लाइनर फैक्ट वाले हैं, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको हर वीकली जो कि करंट अफेयर्स उसमें टॉप 25 to 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किया जाता है। तो अभी मैं आपको इसी का आगे के क्वेश्चन को आपको समराइज फॉर्मेट में बता रहा हूँ और यह इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो फ्रेंड्स, क्योंकि यह जो कि सेलेक्टिव 1 लाइनर वाले क्वेश्चन है। तो किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया? तो जो कि जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी जो कि नॉर्वे में देखा गया है, तो यह नॉर्वे इसका आंसर हो जाएगा। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम क्या है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नासा ने अभी एक चांद की खोज की जिसका नाम क्यूसी मून जो कि नाम रखा गया है, क्यूसी मून जो कि चांद का नाम रखा गया। अगला देख लेते हैं। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो नाटो का जो कि आर्कटिक सैन्य अभ्यास जो कि फिनलैंड में आयोजित किया गया है, तो आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं।
किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? तो ये रेजर पे द्वारा टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ सपोर्टेक जो कि आयोजित किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ सपोर्टेक आयोजित किया गया? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो कि कॉन्क्लेव सपोर्टिंग जो कि आयोजित किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में गुप्तचर जो कि प्रमुख देशों की गुप्त बैठक कहाँ हुई? तो गुप्तचर की जो कि गुप्त बैठक जो कि सिंगापुर में की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखें। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय भंगा को विश्व बैंक के 14वें पदभार के रूप में दिया गया है। तो ये अजय भंगा आप लोग याद रखें। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को बनाए गए हैं। डेनिस फ्रांसिस को 78वें महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि मैक्स वर्स्टैपेन द्वारा जीता गया है। यह किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन द्वारा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब जीता गया है। अगला देख लेते हैं, G20 तीसरी एम्प्लॉयड वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो यह जिनेवा में जो कि G20 के एम्प्लॉयड वर्किंग कमेटी का बैठक किया गया है। अगला देख लेते हैं, B.R. चोपड़ा का निधन हुआ वो कौन थे? तो B.R. चोपड़ा का निधन हुआ वो कौन थे? तो अभिनेता थे। अगला देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष अब्दुल्ला मेंडेस को चुना गया है। और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर इसे बार बार रिविजन कर सकते हैं क्योंकि यह जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ढालपुर जो कि ऐतिहासिक मंदिर शिव मंदिर वह असम में जो कि उद्घाटन किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया? तो SBI द्वारा जो कि प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो द हिंदू ग्रुप की जो कि नई अध्यक्ष निर्मला लक्ष्मण को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पे कौन है? तो लाहौर जो कि सबसे टॉप प्रदूषित शहरों में से एक है। तो आप लोग इसे याद रखें। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का निरीक्षण किया गया? तो यह जो कि इजराइल द्वारा जो कि पहली स्वचालित टैक्सी का जो कि परीक्षण किया गया है। अगला देख लेते हैं, कौन बिम्स्टेक एक्सपो का कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो बिम्स्टेक एक्सपो कॉन्क्लेव की मेजबानी जो कि कोलकाता द्वारा किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया वो कौन थी? तो गीतांजलि अय्यर जो कि एक प्रकार से एंकर थी जिसका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला देख लेते हैं, किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन हुआ? तो अभी जो कि पुस्तक नालंदा का विमोचन किया हुआ जो कि अभय के द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के शीर्ष पे कौन है? तो ये जो कि केरल जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पे है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे दिया गया है? तो टाटा ग्रुप को जो कि वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है। जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो यह कहाँ कब किया गया? तो ये 9 जून को जो कि भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का जो कि उद्घाटन किया गया है। किस राज्य का पहला जिला जो कि सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा जो कि पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो कि पहला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। अगला देख लेते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ हुई? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में की गई है। और फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसे आप लोग जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की गई है? तो शक्ति जो कि स्मार्ट कार्ड योजना कर्नाटक द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता रहे हवलदार अल्विड डिक्रू का निधन हो गया? तो यह जो कि राज्य से संबंधित है, जो किस राज्य के है जो कि अशोक चक्र विजेता हवलदार कौन है? एल्विड डिक्रू का निधन हो गया। तो केरल राज्य के जो कि हवलदार है उसका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला देख लेते हैं, किस देश का अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी करेगा? तो एकता की जो कि 6ठे संस्करण की मेजबानी मालदीव के द्वारा किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद रखें। तो फ्रेंड्स ये जो कि टॉप आज 28 क्वेश्चन थे उसे हमने इस वीडियो में देख लिया है। साथ ही आज का यह जो कि हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो आप लोग ज़रूर इसे कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर आप लोग रिवीजन के तौर पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप एक बार तो ज़रूर देखें, साथ में आप दो बार आपका इसका रिवीजन कर सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट में। तो आपको यह लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि 1 लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन आप लोग जल्दी भूलने की संभावना रहता है। बट आपको यदि बैकग्राउंड आपके क्लियर है तो आप लोग लिंक करके याद रख सकते हैं। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहें, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। साथ में और भी इस पर कंटेंट आपको प्रोवाइड मिलेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे क्या होगा हमें भी एक मोटिवेशन के तौर पे रहता है जो आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।